शुरू किए थे तो एक दोहा के माध्यम से बताए थे कि बार ए अकबर जहां में साथ तेरे जैसा और कहा। और इस जब दोहा को पूरा हम पढ़ जाएंगे तो पूरा मुगल साम्राज्य का हम लोग अध्ययन कर लेंगे ना। तो इसमें सबसे पहले बा में पढ़ाए थे बाबर, बा माने बाबर, हौ से हुमायूं, है ना। तो बाबर और हुमायूं मैंने पढ़ा दिया, है ना, पढ़ा दिया ना। और उसके बाद है बार एक अकबर। अब अकबर पर हम लोग चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? अकबर पर चल रहा है। अकबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि अकबर जो है वह उसका राज्याभिषेक हुआ था मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। वह कितने साल का था? 13 साल का था। और तब वह राजा बना था जिस 1500 कितना 56 में 1556 में वह राजा बना था। और हुमायूं के स्थान पर वह राजगद्दी पर बैठा था। अब जब वह राजगद्दी पर बैठा तो अपने राज्य को बहुत अच्छे से सजाया। शॉर्टकट में जो हो चुका है हम थोड़ा बता देते हैं। बहुत अच्छे से उसको मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। बहुत सारा क्षेत्र को उन्होंने जीता। बहुत सारा क्षेत्र को जीता था ना। तो उसमें मालवा का प्रदेश, है ना, और चित्तौड़ का क्षेत्र जीता था ना। और गुजरात का क्षेत्र जीता था, गुजरात का प्रदेश जीता था। तो क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था ना। तो ये हुआ तुम्हारा। इस प्रकार इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में बहुत काम किए, बहुत सारे काम किए। इसके बाद जो है कल आमिर के बारे में चर्चा किए थे शायद। कल आमिर के बारे में कि आमिर क्या होता है। आमिर जो है अकबर के दरबार में रहने वाले जो अफसर अधिकारी हुआ करते थे ना, उसको अमीर कहा गया। क्या कहा गया? अमीर। क्या कहा गया? 51 प्रकार के अमीर थे ना रे, की संख्या इसकी 51 थी। अमीरों की संख्या कितनी थी? 51 थी। और इस अमीरों में जो थे वह अक्सर जो थे ज्यादातर उसके अपने ही लोग थे। जिसमें जो आया था तुर्किस्तान से, कौन? तुर्किस्तान से तुरानी लोग जो आया था, किसके समय साथ आया था? बाबर के साथ आया था। उसकी संख्या सबसे अधिक थी ना। तुर्किस्तान से जो आया था बाबर के साथ, है ना, बाबर के समय में उसकी संख्या अधिक थी और उसका उस पर वर्चस्व था। फिर उसका वर्चस्व था जिस कारण से सम्राट को लग रहा था कि इसकी संख्या कम करेंगे तब हम नियंत्रण कर पाएंगे। तो उन्होंने ईरानी से जो आया था, ईरानी जो आया था हुमायूं के साथ, क्या रे ना, तो उसकी संख्या को बढ़ाया। तुरानियों की संख्या कमा करके, तुरानी की संख्या कमाकर ईरानी की संख्या बढ़ाकर उस पर नियंत्रण किया। और अपने बहुत कुछ रिश्तेदारों को भी उस पर क्या किया, उस रखा, अमीर बनाया, जिससे तुरानियों पर नियंत्रण कर लिया है। तो इसके बारे में समझ गया। फिर चर्चा हुई जो इसका जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, जैसे हमारा देश है उस प्रकार इसको भी बांटा। पूरा साम्राज्य जो था उसको सूबा में बांटा। किसमें बांटा? सूबा में बांटा। सूबा को फिर सरकार में बांटा। कल पता है सर, सरकार में बांटा। और सरकार को फिर परगना प्रखंड में बांटा। क्या? सरकार का मतलब जिला, क्या? और परगना मतलब प्रखंड, उसमें बांटा। छोटे छोटे ये कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसको साम्राज्य पे नियंत्रण स्थापित करने में वो कामयाब हो पा रहा था। इसके बाद अकबर का एक सलाहकार था, अकबर का एक मित्र था, अबुल फजल नाम का आदमी। क्या था? अबुल फजल नाम का आदमी था। उसको कहा कि हमारे प्रशासनिक काल का जो वृत्तांत था उसको लिखो। तो वो जो प्रशासनिक काल का वृत्तांत लिखा वह रचना कहलाया अकबरनामा। किसने लिखा? अबुल फजल। किसने लिखा? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की और 3 भागों में की। कितने भाग में? 3 भाग। और इसकी रचना फारसी में किया गया। इसकी रचना किस भाषा में किया गया? फारसी भाषा में इसका रचना किया गया। और इसमें इसका प्रथम भाग जो था, अकबरनामा का प्रथम भाग जो था, इसमें अकबर के पूर्वजों का बयान था। अकबर के पूर्वजों का बयान था। और दूसरा भाग जो बना आइन ए अकबरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा भाग क्या बना?
आइन अकबरी, और इस आइन अकबरी में अकबर का प्रशासन व्यवस्था था। उसके यहाँ कितने सैन्य थे, क्या था, नहीं था, राजनीति, मतलब पूरा प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन उसमें हुआ। और तीसरा भाग था, उसमें भूगोल का वृत्तांत था, मतलब उसके राज्य में भौगोलिक, उसके राज्य की भौगोलिक दशा क्या थी, फसल के बारे में नहीं, हाँ, जगह नदी के बारे में, वो सब का अध्ययन उसमें किया गया। तो 3 चीज इसमें था, 3 भाग में बटा हुआ था। अब इसके बाद जो है एक चीज आया, मनसबदार। क्या आया? देखो, मनसब एक पद होता है। मनसब क्या होता है? जैसे एक शिक्षक पद है ना, वैसे ही मनसब क्या है? पद है ना। मनसब क्या है? पद है। तो मुगल काल में जो है मुगल मनसबदार हुआ करते थे, मुगल मनसबदार हुआ करते थे। इसका मतलब ही एक तरह का अधिकारी, कर्मचारी। मनसबदार का मतलब क्या? कर्मचारी। तो ये कर्मचारी को मनसबदार कहा जाता था। अकबर के दरबार में जो कर्मचारी जो थे, है ना, उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार। और इसकी संख्या हजारों में थी। मनसबदारों की संख्या क्या थी? हजारों में। और ये बादशाह जो कानून बनाया था, बादशाह का जो कानून था और आदेश था, उसको ये मनसबदार लागू करवाता था। मनसबदार का काम क्या था? राजा के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करवाना, है ना। और इसके दरबार में एक चीज था, ध्यान देना कि मनसबदारों को प्रशासन में स्थान क्या है, प्रशासन में इसका स्थान क्या है, इसके लिए 2 शब्द का प्रयोग किया जाता था, जात और सवार। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? है ना, जात और सवार। जात के अनुसार क्या होता? पदक्रम, वरीयता। वरीयता समझते हो? जैसे हेडमास्टर साहब सबसे ऊपर है अपने विद्यालय में, है ना। और उसके बाद कोई टीचर होंगे, फिर उसके बाद कोई टीचर होंगे, वरीयता के अनुसार, है ना। ठीक उसी प्रकार एक प्रधानमंत्री के नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे क्या वरीयता, इसी को बोलते हैं, पदक्रम बोलते हैं। सबसे देश का प्रथम कौन होता है? राष्ट्रपति, 1 नंबर पे। फिर उसके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, उसके नीचे कोई होगा, क्या पदक्रम, समझ गया। तो ये जात और सवार जो है, सवार के अनुसार क्या होता था, जो सेना वह साज सामान जो है वह रखना पड़ता था। ये जितनी सवार होती थी ना, उसके अनुसार सेना कितनी है इसकी संख्या का पता चलता था, है ना। उसके बाद व्यवस्था कितना है उसका पता चलता था। सवार की भी संख्या निश्चित होती थी, जिसके अंतर्गत मनसबदार को कितना पैदल सैनिक, देखो सवार में क्या, कितना पैदल सैनिक, कितने घोड़े और सवार तथा कितना हाथी रखना होता था, ये तय होता था। किसके अनुसार? सवार के अनुसार। कितना हाथी रखना है, कितना घोड़ा रखना है ना, ये सब इसके अनुसार, कितना पैदल सैनिक रखना है इसके अनुसार पता चलता था। एक बात और समझ लो, इसका काम, एक मनसबों की काम थी राज्य में क्या करना, शांति व्यवस्था करना। और ये देखो, मनसबों की श्रेणी भी बटी हुई थी, बड़े प्रकार के मनसब, मध्यम प्रकार के मनसब, छोटे प्रकार के मनसब। अब बड़ा मनसब जो होता था उसका वेतन इतना मिलता था, जिसके राज्य में सबसे अधिक जो बढ़िया कर्मचारी होगा ना, सबसे अधिक वेतन वाला जो होगा उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर वेतन मिलता था। दिया सवार का वेतन कितना, सबसे बड़े मनसब का वेतन 8,000 से लेकर 45 प्रति महीना, 45,000 प्रति महीना, 8,000 से लेकर 45,000 प्रति महीना। सबसे अधिक वेतन मिलता था बड़े मनसब को, सबसे अधिक वेतन मिलता था। एक चीज और जान लो कि मनसबदार को वेतन का रूप एक चीज और है, देखो यहाँ, उच्च स्तर के मनसब को जागीरें मिलती थी, जागीर जमीन मिलता था, और ये जागीरदार कहलाता था, समझा। उच्च स्तर के मनसब को, निम्न स्तर के मनसब को नगद वेतन मिलता था, उच्च स्तर के मनसब को जागीरें मिलती थी। और जागीर मतलब भूमि उसको मिलता था, है ना। अब उससे जो है लगान वसूल कर वो अपना काम करता था, ठीक, वो लगान वसूल कर अपना काम करता था। मनसबदारों को दी गई भूमि जो होती थी वो जागीर कहलाती थी, और इसमें जमीन से प्राप्त आमदनी का आकलन ठीक से किया जाता था। यही सब है। एक चीज और जान लो रे, इसमें जो मनसब जो होते थे, इसका पद जो वंशानुगत नहीं होता था, मतलब एक आदमी काम कर रहा था, उसके मरने के बाद उसका बेटा नहीं काम करेगा, ऐसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था। जैसे राजा मर गया तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, तो मनसबदार कोई मर गया तो उसका बेटा मनसबदार नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, समझा। तो मनसबदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, समझा। राजा खुद वो करता था उसकी नियुक्ति, किसकी, मनसबदार की। लेकिन इसमें सिफारिश भी चलती थी, पैरवी, सिफारिश समझते हो,
फिर भी कोई आदमी उसका बढ़िया है, अपना आदमी है, कहा इसको रख लीजिए, होता है ना, लोग रख लेता है। ज्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में यह प्रयास करता था कि किसी तरह से अपने लड़के को ही क्या करे, मनसबदार बना दे। सब चाहेगा, सब आदमी चाहेगा कि मेरा बच्चा क्या मेरे स्थान पर मनसबदार बन जाए, नहीं ना रे। इसके लिए मतलब कीमत भी चुकाता था लोग, घूस जिसको रिश्वत बोलते हैं, समझा, रिश्वत भी दे करके मनसबदार बन जाता था। समझ गया? हाँ, अब फिर अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक है।